हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस सेशन में डिस्कस करेंगे जीके प्लस इंग्लिश। तो आने वाले शिफ्टों के लिए ये सेशन अति महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि साथ ही कल जिस तरह से एसएससी ने एमटीएस में जीके प्लस इंग्लिश के सवाल पूछे थे। देखिए साथियों, जीके की यदि हम बात करते हैं तो जीके में देखिए 25 क्वेश्चन में से 17-18 क्वेश्चन आपके लिए करने लायक आ रहे हैं और 7-8 क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं जो कि साथ ही थोड़ा सा हार्ड लेवल के बन रहे हैं। और कुछ ऐसे दोस्त होंगे कि जिनको हम आपके बिल्कुल ईमानदारी से कहें तो केवल 8 से 9 क्वेश्चन सही करने के लिए ही उनको मिल रहे हैं और वो 17-18 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे होंगे। ऐसे सवाल के लेवल आ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों देखिए, हम आपके साथ कई दिनों से लगे हैं और हर एक पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं कि किस तरह का सवाल आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो आज साथ ही जो भी हम आपसे बातें कहेंगे बिल्कुल वो आपको पकड़ना है और उसी पे आधारित आपको तैयारी करना है आने वाले शिफ्टों में। तो आज की सेशन में साथियों हम लोग जीके प्लस इंग्लिश के टॉप 60 प्रश्न हल करने वाले हैं, जिनका भी एग्जाम आने वाले शिफ्टों में है। ये बात ध्यान देंगे साथियों, क्योंकि देखिए यदि आप पिछले 10 से 12 दिनों पहले तैयारी करना स्टार्ट किए तो आप भूल जाइए कि आपका एमटीएस में एक भी क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। क्योंकि देखिए 10-12 क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल आसानी से मिलेगा और आप कर भी ले जाएंगे। और काफ़ी दोस्त ऐसे भी होंगे कि उनको 10 से 12 भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, वो केवल 5 ही 6 कर पाएंगे। ये मैं बिल्कुल ईमानदारी के साथ कह सकता हूँ, आपको भ्रम में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल कर ही ले जाएंगे। यदि आपका तैयारी बहुत अच्छा है, यदि आप कम से कम 5 से 6 महीने पहले तैयारी कर रहे होंगे तो आपको साथ ही क्वेश्चन हर एक मिलेगा पेपर में। ये बात याद रखिएगा आप लोग। तो आज की सेशन में जिनका भी एग्जाम आने वाले शिफ्टों में है तो इस सेशन में जरूर देखिए, क्योंकि साथ ही पूरा टॉपिक कवर किए हैं हमने। इसमें जिस तरह का आपके पेपर में सवाल पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल एक एक सवाल आपके लिए तैयार किया गया है। ओके दोस्त, बिल्कुल हम आपके साथ डेली क्लास लेते हैं साथियों, जो कि हमारी क्लास की टाइमिंग सुबह 8 बजे रहती है और साथ ही दोपहर में 12 बजे, शाम को 6:30 बजे रहती है। ओके दोस्त, सो चलिए देखते हैं इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं इस सेशन का क्या दिया है। देखिए साथी, शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है। तो शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है, तो साथी संतूर से हैं। तो पहले क्या हो जाएगा हम लोग का, सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। तो याद रखिए साथी, यदि आपका एग्ज़ाम इस अक्टूबर में है या आपका आने वाले नवंबर महीने में है तो आपको जो भी आप पढ़िएगा साथी पूरा टॉपिक क्लियर कीजिए, क्योंकि एसएससी ने पूरा टॉपिक कवर करके कहीं से बीच में से सवाल आपके लिए बना दे रहा है पेपर में। डेली का डेली नए सवाल देने का प्रयास कर रहा है मेरे भाई, बिल्कुल वही रिपीट क्वेश्चन एक भी नहीं कर रहा है। जैसे कि आज आपका कोई ट्रॉफी से संबंधित सवाल आएगा तो कल बिल्कुल जस्ट उसके विपरीत सवाल पूछेगा। ये याद रखिएगा आप लोग। ओके साथी, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, उड़ीसी नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है। तो उड़ीसी नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है, तो उड़ीसा से है। तो ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 3 क्या दिया है, कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो साथी ये उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 4 क्या दिया है, टंकेश्वर हजारिका बोरबयान को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। तो साथ ही आज जो शिफ्ट तीनों शिफ्ट का पेपर हुआ है उसमें न तो साथ ही आपका अनुच्छेद से सवाल आया है, न तो जनगणना से सवाल आया है। बिल्कुल जो कि आपका साथी जितने भी सबसे अधिक टॉपिक कवर किया है, मोस्ट वेटेज वाला टॉपिक बन चुका आपका अधिनियम बन चुका है और एक पंचवर्षीय योजना बन चुका है और योजना प्लस आपका सबसे अधिक सवाल पूछ रहा है साथी हिस्ट्री से। याद रखिएगा आप लोग। तो साथी टंकेश्वर हजारिका बोरबयान को 2018 में जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था वो सत्रिया के मिला था। ऑप्शन यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 5 क्या दिया है, सागा दावा या तिहरा सौभाग्यशाली ब्लेस्ड महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो सागा दावा या तिहरा सौभाग्यशाली ब्लेस्ड महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके साथी चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 क्या दिया है,
यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? यदि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो आप 25 में से 25 भी कर सकते हैं, क्योंकि सवाल ऐसे भी आ रहे हैं। ये हम नहीं करेंगे पेपर में सवाल बने हार्ड बन रहे, बस आपकी किस तरह की तैयारी है इस पर डिपेंड कर रहा है कि आपको सवाल कैसे मिल रहा है पेपर में। याद रखिएगा इसे। तो यामिनी कृष्णमूर्ति वो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित रखती हैं। तो बी ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ से? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 क्या दिया है? पंडित रविशंकर को 1967 में इनमें से किस एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो पंडित रविशंकर को 1967 में किस एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो साथ ही वेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए मिला था। यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 क्या दिया है? अकबर का राजस्व मंत्री निम्नलिखित में से कौन था? तो अकबर का जो राजस्व मंत्री था वो साथी टोडरमल था। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके साथी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना भारत की किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? बताइए साथी। जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना भारत की किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो साथ ही आंध्र प्रदेश द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। टोटल साथियों 60 क्वेश्चन करेंगे इसमें, जो कि 180 नंबर का आपका टेस्ट है। और लास्ट में आप सभी की स्कोर बताना है कि आप सभी का इन 60 प्रश्नों में से कितना से हुआ, वो भी नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर का रहने के साथ बताएंगे आप लोग। सुंदरी वृक्ष ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो सुंदरी वृक्ष साथी याद रखिएगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में पाए जाते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? यहाँ से बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। देखिए साथियों, जो भी हम आपसे बातें बोलते हैं बिल्कुल हम आपको बहम में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहते हैं कि बिल्कुल आप इतना करेंगे तो आप एग्ज़ाम में पास ही हो जाएंगे। भाई देखिए, जो पढ़ेगा वही सीधे डायरेक्ट परीक्षा में पास होता है, जो मेहनत करेगा वही। क्योंकि आप भी हमारे दोस्त हैं, हम भी एग्ज़ाम दिए और हम भी तैयारी किए हैं। मेरा भी उतना खास एग्ज़ाम नहीं गया है, मैं आपके साथ रहता हूँ क्योंकि मैं एक यूट्यूब क्रिएटर हूँ साथी, आप जानते हैं। बस आपको जो जो क्वेश्चन मुझसे बन सकता है हम आपके लिए डेली का डेली प्रोवाइड करता हूं, और वही क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करते हैं साथी जो कि आपके परीक्षा में बन सकते हैं। कुछ क्वेश्चन तो भाई हम आपको बता दें 25 में से जो आते हैं ना, कुछ शिफ्ट पहले थे कि उसमें से 17-18 क्वेश्चन बिल्कुल एक ही क्लास से मिल गया था। मैंने कुछ एनालिसिस किया लेकिन एसएससी ने मना किया तो हम एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जो जो हम टॉपिक करवाते हैं ना भाई, डेली आप वही टॉपिक करवा रहे हैं जो कि आपके पेपर में सॉल्व बन सकते हैं। तो गॉन गर्ल नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी है? तो साथ ही याद रखिए गिलियन फ्लिन ने लिखी है। बी ऑप्शन का आ जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 क्या दिया? वेटिंग फॉर ए वीजा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो वेटिंग फॉर ए वीजा तो साथ ही याद रखिए BR अम्बेडकर की ये आत्मकथा है। ऑप्शन यहाँ से क्या आ जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 13, माधवी मुदगल का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो साथ ही माधवी मुदगल का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो साथ ही याद रखिएगा आप लोग उड़ीसी से है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? यहाँ से बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 क्या दिया है? भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो साथ ही भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था वर्ष 1929 में। ये आप सवाल याद करिए क्योंकि आने वाले शिफ्ट में ये सवाल पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 क्या दिया है? निम्नलिखित में से किस राज्य में गोंचा महोत्सव मनाया जाता है? देखिए जो त्यौहार से संबंधित सवाल आ रहे हैं या तो साथ ही योजना सवाल, बिल्कुल वही सारे प्रीवियस ईयर के सवाल आ रहे हैं जो पिछले वर्षों में आपके पेपर में पूछे थे और जो इस समय रिपीट हो रहे हैं, वही सब क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सबसे अधिक कष्ट दे रहा है साथी, एक तो देखिए हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन आपका जो कि अपने से लोग बना दे रहे हैं। ये क्वेश्चन हम लोग को थोड़ा सा तकलीफ दे रहा है और सब तो क्वेश्चन आपके लिए कर लेना है कार्य हैं। तो किस राज्य में गोंचा महोत्सव मनाया जाता है? तो साथ ही छत्तीसगढ़ में मनाए जाते हैं। ऑप्शन है इसका आ जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 क्या दिया है? चकरी नामक पारंपरिक लोक नृत्य किस जनजाति की महिलाएं करती है? तो चकरी नामक पारंपरिक लोक नृत्य ये किस जनजाति की महिलाएं करती हैं? तो साथ ही कंजर करती हैं। बी ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका? यहाँ से बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 17, संगराई भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो संगराई दोस्त याद रखिएगा त्रिपुरा राज्य का एक लोक नृत्य है। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 क्या है मेरे भाई? नृत्यांगना युगल कमलिनी और नलिनी अस्थाना को 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। वे निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं?
तो साथ ही नृत्यांगना युगल जो कि कमलिनी और नलिनी अस्थाना को 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आपके पेपर में ऐसे पूछेगा कि किस नृत्यांगना युगल को 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, तो आप नाम याद रखेंगे कमलिनी और नलिनी अस्थाना को, जो कि साथ ही ये बिलोंग करती थी कथक के लिए। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ से, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए साथ ही 19 का दिया है, निम्नलिखित में से पटियाला घराने से संबंधित कौन है। तो साथ ही याद रखिए लक्ष्मी शंकर है। जो नए सवाल आपका डेली एसएससी प्रयास करता है कि कितना से नए सवाल हम आपके लिए दे दें। बिल्कुल देखिएगा, आप कल जिनका भी यानी आज एग्जाम हो गया ना भाई, तो जिनका भी एग्जाम है एनालिसिस कीजिएगा, तो देखिएगा फिर क्वेश्चन कुछ नया बनाएंगे वो लोग डेली का। लेकिन हाँ, वो लोग ऐसा नहीं करते कुछ अलग से टॉपिक से नया सवाल बनाते। जो आपका टॉपिक दिए हैं ना, जैसे कि घराना, पंचवर्षीय योजना, जनगणना और आपका भारतीय संविधान या अनुच्छेद हो उसमें, या इतिहास हो या स्ट्रैटेजी, बिल्कुल वही टॉपिक्स उठाएंगे, कुछ अलग नहीं करेंगे। सवाल का लेवल जोड़ा था थोड़ा सा साथ उठा देंगे। निम्नलिखित में से कौन रामपुर सहसवा घराने से संबंधित नहीं है। तो साथ ही इनमें से रामपुर सहसवा घराने से संबंधित नहीं है। तो देखिए उस्ताद राशिद खान, गुलाम मुस्तफ़ा खान और उस्ताद इनायत खान, ये तो आपका रामपुर सहसवा घराने से संबंधित है। लेकिन साथ ही जो आपका उस्ताद फ़तेह अली खान है ना, ये पटियाला घराने से संबंधित है, याद रखिएगा आप लोग। तो यहाँ से हम लोग का सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 21 क्या दिया है, बस्तर दशहरा निम्नलिखित में किस राज्य में मनाया जाता है। तो साथ ही बस्तर दशहरा ये छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं साथ ही। क्वेश्चन नंबर देखिए 22 क्या दिया है, कंबाला महोत्सव किस राज्य के कृषक समुदाय द्वारा आयोजित किया जाता है। तो कंबाला महोत्सव मेरे भाई ये कर्नाटक राज्य के कृषक समुदाय द्वारा आयोजित किया जाता है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ से, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए 23, हाथी उत्सव राजस्थान के किस जिले में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो साथ ही हाथी उत्सव, आज घोड़ा के संबंधी सवाल एक पेपर में आया था, तो क्या हमें बता सकते हैं साथी ये घोड़ा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्योंकि आपके पेपर में पहले शिफ्ट में, आज के शिफ्ट में, सॉरी कल की शिफ्ट में सवाल पूछा था। तो हाथी उत्सव राजस्थान के किस जिले में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो साथ ही जयपुर में मनाया जाता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ से, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ड्रेसेस शब्द का संबंध इससे किससे है। तो ड्रेसेस शब्द का संबंध साथी याद रखिएगा घुड़सवारी से है। ऑप्शन ए मेरे भाई यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 25, दीपिका पल्लिकल किससे संबंधित है। तो बताइए, दीपिका पल्लिकल दोस्त याद रखिए स्क्वैश से संबंधित है। स्केच नहीं साथी, स्क्वैश होगा यहाँ पे। ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, और जितने भी हम टॉपिक कवर करेंगे, आप प्लीज़ जिनका भी एग्जाम आने वाले शिफ्ट में है, वो एनालिसिस करने के बाद उस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करेंगे, क्योंकि इस जितना भी हम टॉपिक करेंगे इससे बाहर आपके पेपर में सवाल नहीं आ रहे हैं, ये बात याद रखिएगा आप लोग। देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मानक क्रिकेट गेंद की औसत परिधि क्या है। जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच होता है इसमें साथ ही मानक क्रिकेट गेंद की औसत परिधि पूछ रहा है। तो साथ ही याद रखिएगा टोटल 8.81 इंच से लेकर 9 इंच के बीच रहती है। डी ऑप्शन मेरे भाई क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, 8.81 इंच से लेकर 9 इंच के बीच में रहती है। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 27, महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन है। तो साथ ही महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन है। तो दोस्त याद रखिएगा मलिक मोहम्मद जैसी हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ हम लोग का, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 28, दुखद कहानी यानी ओथेले के लेखक कौन है। बताइए, दुखद कहानी ओथेले के लेखक कौन है साथी। तो विलियम शेक्सपियर हैं साथी। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन। उम्मीद करूँगा आपको हर एक क्वेश्चन काफ़ी चीज़ समझ में आ रहे होंगे और हर एक क्वेश्चन को काफ़ी डीपली से याद भी कर रहे होंगे आप लोग। यही साथी अब हम लोग का आखिरी तैयारी चल रही है एमटीएस के लिए, क्योंकि देखिए अब मुश्किल से नवंबर के महीने में 4 से 5 शिफ्टों में आपका एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा 14 दिनों के बीच में। और यहाँ पे आपका बचा है आज 22/9/31 लास्ट डेट है, यानी 9 आपका 23 दिन में आपका मुश्किल से 8 से 9 शिफ्ट में एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा, यानी 27-28 शिफ्ट और बाकी हैं आपके लिए। निम्नलिखित में किस मंदिर में पंचायत शैली की वास्तुकला है। तो साथ ही दशावतार मंदिर में है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 30,
मिशन अंत्योदय एक मिशन मोड परियोजना है जिसकी परिकल्पना किसके द्वारा की गई है। तो मिशन अंत्योदय एक मिशन मोड परियोजना है जिसकी परिकल्पना है तो साथ ही ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा की गई है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से हम लोग का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, गुप्त साम्राज्य के प्रसिद्ध स्रोत प्रयाग प्रशस्ति को ये किसके रूप में भी जाना जाता है। जो गुप्त साम्राज्य के प्रसिद्ध स्रोत है प्रयाग प्रशस्ति, इसको दोस्त इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के रूप में भी जाना जाता है। अभिलेख स्तंभ अभिलेख, यदि जैसे कि आप इलाहाबाद जाएंगे तो यहाँ पे इलाहाबाद का यूनिवर्सिटी जो होता है ना, जो कि काफ़ी स्टूडेंट पढ़ते हैं, जो मेन यूनिवर्सिटी होता है इलाहाबाद का विश्वविद्यालय, जब जाएंगे से तो आपको वहाँ एंट्री नहीं मिलेगी जब तक कि आप वहाँ मतलब कि उसमें पढ़ते नहीं होंगे या जब तक कि आपके पास वहाँ का कार्ड होगा, आपको वैसे एंट्री नहीं मिलेगी। हमने गया था पेपर देने तो सोचा कि एक बार ट्राई करते हैं, देख लिया। जैसे कि हम लोग अपने BHU में डायरेक्ट घूम सकते हैं कहीं भी विश्वविद्यालय में जाकर, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन वहाँ पर आप जाएंगे ना तो आपके पास कार्ड होना बहुत जरूरी, वहाँ पे आपका चेकिंग होगी सब कुछ, तभी आपको वहाँ पे एंट्री मिलेगी। साथी बहुत बेहतरीन वहाँ के मतलब है साथी, आप जाएंगे देखने तो। समुद्रगुप्त की माता निम्नलिखित में किस गढ़ से संबंधित थी। जो समुद्रगुप्त की माता थी साथी वो किस गढ़ से संबंधित व्यक्ति थी। तो लिच्छवी से संबंधित व्यक्ति थी। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी। जो साथी मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी। तो दोस्त ये अकबर ने किया था। ऑप्शन है यहाँ से क्या आ जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 34 क्या दिया है, खतौली का युद्ध 1517 में राणा सांगा के अधीन मेवाड़ राज्य और किसके बीच हुआ। देखिए साथी आज आपके पेपर में सवाल पूछा था कि 1527 में कौन सा युद्ध हुआ था। क्या आप हमें बता सकते हैं साथी कि 1527 में कौन सा युद्ध हुआ था। बाबर ने ये शायद किसे हराया था या बाबर किससे हारा था, इस तरह के सवाल आपके पेपर में आ जाया था। तो खतौली का युद्ध 1517 में राणा सांगा के अधीन मेवाड़ राज्य और किन के बीच हुआ था। तो इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ऑप्शन सी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, इमाद शाही वंश किस राज्य की स्थापना के लिए जाना जाता था। तो इमाद शाही वंश किस राज्य की स्थापना के लिए जाना जाता था। तो बरार के लिए जाना जाता था। यहाँ से करेक्ट हो जाएगा हम लोग का ए ऑप्शन। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए साथ ही 36 क्या दिया है, निम्नलिखित में से किस नेता ने बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो किस नेता ने बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो साथ ही कुंवर सिंह ने किया था। और डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से हम लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 37, स्थानीय स्तर पर जनता की राजनीतिक शिक्षा के लिए स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव कौन लाया। हर शिफ्ट में साथी आपका डायरेक्ट सवाल पूछ रहा है इस तरह के सवाल। तो स्थानीय स्तर पर जनता की जो राजनीतिक शिक्षा के लिए स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव लाया था वो लॉर्ड रिपन ने। वायसराय से भी संबंधित आपके पेपर में सवाल पूछे जा रहे हैं, तो लॉर्ड रिपन ने लाया था। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 38, अवध पर सहायक संधि किस वर्ष में लागू की गई थी। तो 1801 में लागू की थी। जो अवध पर सहायक संधि थी ये 1801 पर लागू की गई थी। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके साथी चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 39, अखिल भारतीय दलित वर्ग कांग्रेस का पहला सत्र 1930 में कहाँ पर आयोजित किया गया था। भाई आपके पेपर में आज सवाल पूछा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए। काफ़ी इजी सवाल है कि दूसरा जो अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उसकी अध्यक्षता किसने की थी। जो कि अखिल भारतीय दलित वर्ग कांग्रेस का पहला सत्र 1930 में। दलित वर्ग की बात बोल रहा है मेरे भाई, वैसा बिल्कुल भी ना लगेगा कि मुंबई में जो हुआ था, बिल्कुल नहीं। सवाल को अच्छे से पढ़िएगा। तो नागपुर में हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर देखिए साथ ही 40, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस सन में हुआ था। तो दोस्त ये 1907 में हो गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 41, श्यामजी वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना किस वर्ष की थी। तो श्यामजी वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना दोस्त ये 1905 में कर दी थी। ऑप्शन है आज का हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं साथी क्वेश्चन नंबर 42, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। बताइए
जो अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे वो भारत की संविधान सभा के ये साख समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 43 मेरे भाई। भारत के संविधान का अनुच्छेद ये संविधान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया बताता है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद साथी ऐसा है कि जो कि संविधान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया बताता है? तो अनुच्छेद 368 है मेरे भाई। यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो रहा है हम लोग का, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। भारत सरकार ने विकलांग अधिनियम किस वर्ष पारित किया? तो भारत सरकार ने विकलांग अधिनियम किस वर्ष पारित किया? तो साथी 1995 में ऐसा किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 45। 1976 का 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था? जो साथी 40वां संशोधन अधिनियम था 1976 का, भारत के संविधान के जो आपका अनुच्छेद था 297, इस पे लागू किया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 46 देखिए। भारत में आयुध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड भी प्रश्न बन सकता है आपके पेपर के लिए। तो बताइए भारत में आयुध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो साथी 1959 में ऐसा हुआ था। तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ से, सी बिल्कुल हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 47। निम्नलिखित में से कौन भारतीय अधिनियम वर्ष 2005 में पारित किया गया था? तो भारतीय अधिनियम 2005 का कौन सा है? तो सर जी ये तो आपका बताएंगे सभी लोग, तो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। जैव विविधता अधिनियम 2002 में हुआ था, लेकिन पारित आपका 2003 में हुआ था। और प्रतिस्पर्धा अधिनियम ये भी आपका 2002 में है। धन शोधन निवारण अधिनियम ये भी आपका 2002 से लेकर 2003 के बीच में है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 48 मेरे भाई। निम्नलिखित में से कौन यमुना नदी की सहायक नदी है? यमुना नदी की सहायक नदी की बात करें ऑप्शन के हिसाब से, देखिए चंबल है। सेम टू सेम यदि पेपर में आया सवाल तो ऑप्शन भी यही रहेगा, बिल्कुल भी बदलाव नहीं आएगा, चंबल। बस क्रम ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जवाब तो यही रहेगा। नेक्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 49 क्या दिया है? भूसी झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भूसी झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सर जी ये आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 50 क्या दिया है? डैश कौन सा शहर यांगत्सी नदी के मुहाने पर स्थित है? तो साथी कौन सा शहर यांगत्सी नदी के मुहाने पर स्थित है? तो दोस्त ये संघाई शहर है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 51 है ना। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो बताइए सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है ना। इन्फ्लुएंस जिसे आप लोग प्रभाव बोलते हैं, इन्फ्लुएंस, तो इसका राइट स्पेलिंग क्या होता है भाई? तो आई होता है, एन होता है, FLU होता है, ENCE होता है। INFLUNCE होता है, याद रखिए। किस ऑप्शन में? IFLUEN दिया है, INFULNC। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। और देखिए सी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा और डी भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। तो आपका साथी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, बिल्कुल करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हो जाएगा, जिससे आप लोग साथी प्रभाव बोलते हैं ना। इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से हम लोग का, बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 52। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। रैंडम का बताइए, जैसे कि बिना सोचे समझे चुनना या करना, रैंडम हम लोग कर देते हैं ना, तो इसका क्या हो जाएगा सिनोनिम्स? तो इसका मेरे भाई हो जाएगा चांस हो जाएगा। तो चांस हो जाएगा। यही आपसे पूछ दिया कि एंटोनिम बताइए तब रैंडम का। तो दोस्त याद रखिए आप लोग, सिस्टमैटिक होता है, डिफिनिट होता है। किसका? रैंडम का एंटोनिम आपका सिस्टमैटिक होता है, डिफिनिट होता है, आपका ये एंटोनिम होगा। यदि सिनोनिम्स पूछा है रैंडम का, जैसे कि बिना सोचे समझे चुन लेते हैं या कुछ भी कर देते हैं, तो इसका आपका चांस हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 53 देखिए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम मतलब क्या होता है? विलोम शब्द। रिफ्यूट मतलब क्या होता है? किसी बात को गलत साबित करना या खंडन करना। कोई बात होता है तो हम लोग सोचते हैं कि वो सही रहे, तब फिर भी हम लोग गलत करने का प्रयास करते हैं। कोई भी ऐसा करता है, किसी बात को गलत साबित करना। इसको क्या बोलते हैं सर जी?
आपका दोस्त इंडोर से बोलते हैं, समर्थन हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा भाई, जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा, सी ऑप्शन इंडोर्स हो जाएगा, समर्थन। और यही हम आपसे पूछ दे रिफ्यूट का सिनोनिम्स बताइए तो याद रखिए दोस्तों, एक तो डेनी होता है और एक आपका डिस्प्यूट होता है, ये दोनों आपका सिनोनिम्स हो जाएगा रिफ्यूट का। एंटोनिम आपका साथ ही इंडोर्स होता है, याद रखिएगा आप लोग। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्त 54। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम मतलब क्या होता है, मुहावरा। ड्रा द लाइन, जैसे आप बोलते हैं ना, सीमा निर्धारित करना है या अंतर करना है, किसी चीज़ पर सीमा निर्धारित करना, किसी चीज़ पर साथ ही कोई चीज़ होता है तो उसका सीमा होता है ना कि यहाँ से यहाँ तक करना है, सीमा निर्धारित होता है ना, अंतर होता है ना, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, तो टू सेट अ लिमिट ऑन समथिंग हो जाएगा साथी। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ से, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 55 मेरे भाई। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। आपको इस तरह का सवाल मिलेगा, 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे, या तो सिनोनिम्स पूछेगा या तो एंटोनिम। आपका अंडरलाइन वर्ड दिया रहेगा जिसे जेनिथ दिया। आपको पूरा टाइम बचत करना है, तो साथ ही आपको पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं। जब आपको नहीं समझ में आए तब आप लोग सेंटेंस पढ़ेंगे तो भी उसका राइट ऑप्शन निकल के आ सकता है। जैसे जेनिथ यहाँ पूछा है, जेनिथ मतलब बता सकते सर्वोच्च बिंदु होता है। क्या होता है, किसी चीज़ का सर्वोच्च बिंदु, तो इसके लिए क्या हो जाएगा एंटोनिम, तो सर जी याद रखिएगा आपका नदीर हो जाएगा। यहाँ से डी ऑप्शन नदीर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो। नदीर मतलब एक प्रकार का बोल सकते आकाशीय गोले पर कोई बिंदु होता है, आकाशीय गोले पर। और यही पर जेनिथ का यदि आपसे सिनोनिम्स पूछ दे तो क्या हो सकता है, तो देखिए सिनोनिम्स भी आपका साथ बिल्कुल उसी ऑप्शन में दिया रहता है। देखिए सिनोनिम्स का क्रेस्ट होता है और आपका पिनेकल, जैसे कि आप लोग पिनेकल से आप बुक से तैयारी करते हैं, पिनेकल मतलब क्या होता है, बहुत ही शिखर वाला बुक होता है। जैसे जेनिथ का मतलब सर्वोच्च बिंदु होता है ना, तो पिनेकल भी बहुत बेहतरीन बुकों में से एक मानी जाती है, कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, खासकर एसएससी की। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 56। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपके पेपर में सबसे अधिक सिनोनिम्स पूछे रहे हैं, यानी पर्यायवाची। मॉडेस्ट बताइए, मॉडेस्ट मतलब विनम्र, साधारण, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, हम्बल हो जाएगा ना। ऑप्शन है मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। यही आपका एंटोनिम पूछ दे तो मॉडेस्ट का क्या हो जाएगा, तो बोल्ड होता है। ऑप्शन में दिया, देखिए ऑप्शन में ही दिया रहेगा आपके, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर देखिए 57। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। भाई कितना आ रहा है इडियम यार, मुहावरा। आउट फॉर द काउंट यानी गहरी निद्रा में, गिनती से परे। इसका उपयोग मतलब कि हम लोग मुक्केबाजी जो खेल होता है ना, किसी को पंच लग जाता है तो रेफरी जो होता है 10 सेकंड तक गिनता है, यदि नहीं उठता है तो वो हार जाता है। उसको क्या बोलते हैं, आउट फॉर द काउंट। वो क्या है, गहरी निद्रा में या बहुत गिनती से क्या है, परे। तो इसका क्या हो जाएगा, इन अ डीप इनसेंसिबल स्लीप हो जाएगा मेरे भाई। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, इन अ डीप इनसेंसिबल स्लीप में हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 58। द बॉय वर ट्राइड बट नॉट टू ट्राई टू एग्जामिन द लिटिल हट। तो जैसे कि लड़कों की कोशिश की गई लेकिन वे छोटी दिलों की जांच करने से थके नहीं, तो उसको क्या हो जाएगा, थ्रॉली हो जाएगा। सती क्या हो जाएगा, थ्रॉली हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 59। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। भाई कितना इडियम, एन आई वास मतलब, एन आई वास का मतलब सती बहाना कोई बना देता है, कोई दिखावा कर देता है, तो उसको क्या बोलते हैं, एन आई वास से बोलेंगे। तो इसका क्या बोल जाएगा, मतलब कोई बहाना बजा, इन राइटिंग की एवॉइड टॉकिंग बोलने से, ए प्रिटेंस, बिल्कुल ये आपका हो सकता है अ प्रिटेंस, मतलब हो सकता है कि और एक दिखावा करना हो जाएगा। तो सी ऑप्शन होगा, एन आई वास का इडियम सती आपका ए प्रिटेंस हो जाएगा। सी बिल्कुल आपका यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्त 60। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सोवेरन मतलब आपका सार्वभौम, राजा, सम्राट। बरोइंग मतलब कि उधार, लेकिन स्पेलिंग देखिए। प्रिजर्व क्या होता है, संरक्षित करना होता है। स्विमिंग मतलब तैरना है। बोरिंग का स्पेलिंग क्या होता है, जिसे उधार, BORR होता है, WOING होता है मेरे भाई। बी को हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। बी करेक्ट ऑप्शन हो जाए, क्योंकि इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, करेक्ट जो कि BORROWING होता है। तो साथ ही इस तरह से हम लोग टोटल 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब बताइए आपसे भी कितना स्कोर बना इस सेशन से, और जिनका भी एग्ज़ाम आने वाले शिफ्ट में है तो साथ ही वो थोड़ा सा एक एक क्वेश्चन अच्छे से देखिए, बिल्कुल आप अच्छे से रिवीजन करिए मेरे भाई। जो पढ़ें उसको और बेहतरीन बनाने के प्रयास कीजिए, क्योंकि थोड़े सवाल आपके पेपर के लिए थोड़ा सा देखिए आने वाले शिफ्ट में दिक्कत हो सकती है भाई। तो चलिए दोस्त, इस सेशन को यही समाप्त करते हैं, मिलते साथ ही दोपहर में एक नए सेशन में
12:30 बजे। आप सभी को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। बस साथियों रिवीजन करते मेहनत कर दिए, टेंशन बिल्कुल भी ना लीजिए मेरे भाई, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। ओके दोस्त, एकदम रिलैक्स रहिए। कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपका एग्ज़ाम कब है ये भी हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चलिए दोस्त, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। सभी लोग चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, बिल नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे। ओके दोस्त, सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन मंगलमय हो।